गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ सोफिया हेयर। एंड कल हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस। उसमें कल हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। आज हम वो एक बार दोबारा रिकॉल करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आज का अपना मेन टॉपिक जो कि क्या होगा, न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन वाला पार्ट, वो स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने सबसे पहले बात की थी कि लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस कौन से थे जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं, उनको मेनली हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो एक बात की थी हमने कि जो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग है वो किस पॉइंट से है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे नॉन लिविंग और लिविंग को। जैसे कि उसमें कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे कि एक डॉग है, उसको रन करते हुए देखना, बटरफ्लाई फ्लाइंग, बॉय जंपिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या हमें रिजल्ट देती हैं कि दीज आर लिविंग थिंग्स, एज दे कैन मूव, एज दे कैन रन, एज दे कैन फ्लाई, एज दे कैन जंप। तो हमें उसके अकॉर्डिंग मतलब पता चला कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। कैसे हमने ये चीज़ को रिजल्ट मतलब क्या कैसे पता चला कि प्लांट्स जो है लिविंग है? बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर, दे ग्रो, शो रिलेटिव ग्रोथ एंड मूवमेंट। उसके बाद क्या है कि वो ग्रोथ और मूवमेंट हमें इमीडिएटली विजिबल नहीं होती कि आज हमने प्लांट को वाटर किया है, उसको न्यूट्रिशन दिया है और कल हमें वो मतलब उसकी हाइट बढ़ी हुई दिखे, नहीं, वो रिलेटिव ग्रोथ होती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम उसको मतलब जज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हमने लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किए थे। तो वो जो है हमारे वो हैं मूवमेंट को कि लिविंग मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग मूव नहीं कर सकते, जो कि हमने बात की थी कि लिविंग मतलब जो लिविंग मूव कर सकते हैं और नॉन लिविंग को हम जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो जब तक वो मूव नहीं करेंगे। रेस्पिरेशन में क्या है कि वो ब्रीथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं, एनिमल ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। न्यूट्रिशन, सबको भाई एनर्जी के लिए फूड कंज्यूम करना ज़रूरी होता है। सर्कुलेशन, उनके अंदर जैसे प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फिलोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, ह्यूमन्स के अंदर ब्लड के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो है, जो भी बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन वाली बात की थी हमने कि जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर उसके ब्रेक डाउन के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे और बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो गए तो वो टॉक्सिक होंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे हमारी बॉडी में। तो ज़रूरी है कि हम उसे टाइमली एक्सक्रीट आउट करते रहें। तो उसके लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस ज़रूरी है और वो लिविंग में ही ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है वो मैंने कल भी बताया था कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो है हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करती हैं टिश्यूज़, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन फुल बॉडी। तो ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हमें सिर्फ लिविंग में ही दिखाई देती है, नॉन लिविंग में ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं मिलेगी। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में दो टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, मतलब कि चीज़ों का सिंथेसिस भी होता है और ब्रेक डाउन भी होता है। तो उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे जैसे तो कॉन्शियसनेस और जो सेल्फ अवेयरनेस है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस हमने एनिमल्स और प्लांट्स में भी ऑब्जर्व की है। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, जो कि ईयर के स्पेसिफिक टाइम पे ही ब्रीड करते हैं, मतलब वो मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे छुई मुई प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका है। वो क्या करते हैं, अगर हम उस प्लांट के लीव्स वाला स्टेम वाले पोर्शन को टच करते हैं तो वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने लीव्स को। तो वो क्या है, रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप शो करते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं, कुछ प्रेशर के लिए सेंसिटिव होते हैं, कुछ लाइट के लिए, कुछ टच के लिए। लाइट का एग्जांपल है जैसे फोटोसिंथेसिस है, वो मेनली डे टाइम में होती है, वो नाइट में नहीं होती। तो बोल क्या होगा, लाइट के लिए सेंसिटिव हो गया, कॉन्शियसनेस उसकी लाइट की तरफ है। उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखी जाती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स के अलावा सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करता, सेल्फ अवेयरनेस शो नहीं करता। तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं
डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को अब हम डिफाइन करने में आ जाए 1 मार्क में, तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? तो लिविंग थिंग्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स which perform certain processes such as growth, development, metabolism, respiration and reproduction. Complex organization. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब है कि ये दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक विजिबिलिटी है। उसके बाद क्या है, कौन कौन से प्रोसेस शो करते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। जो पीछे मेंशन है हम उनमें से भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है ये एटसेट्रा मीन्स हम उसमें से जो हमारे डिफाइनिंग फीचर्स थे वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक मैंने एक्सेप्शन करके एक पॉइंट डाला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10th के लेवल पे ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब इतना हो डिस्कस, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा पॉइंट है कि अगर लिखा जाए तो मार्क्स मिल सकते हैं आपको इस पर अच्छे। तो रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर तो मानते हैं कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है चाहते हैं कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, वो कंटिन्यू करें, लेकिन ये एक कोई असेंशियल प्रोसेस नहीं है, ज़रूरी नहीं है करना जीने के लिए। उसके बाद क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये माना जाता है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने ऑरेंज कलर के पेन से मेंशन की हैं। जैसे कि म्यूल जो होता है वो हॉर्स और डोंकी की रिप्रोडक्शन के बाद फॉर्म होता है म्यूल। ये एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या होता है? एक स्टेराइल होता है, ये अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वर्कर हनी बी, आपने अगर हनी बी के बारे में पढ़ा हो तो हनी बी जो कॉलोनी होती है उसमें 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक होती है क्वीन, एक होती है ड्रोन्स, एक होते हैं वर्कर बीज। जो वर्कर बीज होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ काम करते हैं। इनफर्टाइल कपल्स भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते विद मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये क्या होता है? डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये लिविंग नहीं है, नहीं, ये लिविंग है, लेकिन क्या है, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, ऑफ स्प्रिंग्स फर्टाइल प्रोड्यूस नहीं करते। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये लिविंग तो हैं, लेकिन ये जो है बेसिक, और हम इसको कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते लिविंग का कि जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग ही है। तो ये इसका ब्रीफ आइडिया है। उसके बाद है ग्रोथ कल भी बात की थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, और जो एक्सटर्नल है वो रॉक्स में, इन सब में देखने को मिलती है। तो इसके पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी सम अप करते हैं। इंट्रिंसिक जो है, इंट्रिंसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, ये किस की वजह से होती है? सेल डिवीजन की वजह से होगी। इंक्रीज इन मास होगा इसमें, इंक्रीज इन गर्थ विड्थ प्लांट के अंदर होगा। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा कि भी जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड हो गया था ऑन द रॉक, ये हो गया, ओवरऑल मास तो इंक्रीज होगा, लेकिन ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी, इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होगी। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आज का, जो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो उसकी डेफिनेशन देखिए स्टार्टिंग से कि ऑल दोज बेसिक प्रोसेसेस विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ टू लिव। इन्होंने बोला कि वो सारे बेसिक प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है। सेल्स की डिवीजन भी ज़रूरी है, सेल्स की रिपेयर भी ज़रूरी है। बॉडी नीड्स एनर्जी, हमें, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है हमेशा, इवन दो वी आर स्लीपिंग। उस टाइम पे भी हमारे ब्रेन को, हार्ट को, सेल्स को, उन नर्व्स को, सब चीज़ों को एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मस्ट कंटिन्यू टू अकर, ये प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं अकर होना। उसके बाद हमारा लाइफ प्रोसेसेस की जो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है कि ऑल दोज प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। जो बातें ऊपर की उसको मैंने 2 लाइनों में सम अप कर दिया, तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद मेन प्रोसेसेस, हम इस चैप्टर में 4 तरह की प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। उसमें है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हमारा है उसके बाद एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन से पहले हमें कुछ बातें थी जो ज़रूरी थी समझनी, तो हम पहले वो देखते हैं। न्यूट्रिशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इस यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल्ड, जो कि वन जैसे कि अमीबा हो गया,
मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इस तरह की कोई भी प्रोसेसेस या कोई भी इस तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होती है। उन्हें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं चाहिए होते हैं अपने इन प्रोसेसेस के लिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पर्टिकुलर ऑर्गन होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो सेल है वो फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करते हैं, टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी। उसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है मतलब कि एक यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर शो होगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हर सेल जो है वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। उसके बाद जैसे कि वायरसेस की बात की जाती है, वायरसेस जो होते हैं वो ना तो लिविंग होते हैं ना वो नॉन लिविंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं जब वो प्रेजेंट किसी भी होस्ट में नहीं है, बाहर कहीं पड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर गए वहाँ पे वो एक्टिव हो जाएंगे, उसकी मशीनरी को टेकअप करेंगे और वहाँ पे अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और अपना मशीनरी को पूरा टेक ओवर कर लेंगे, तो वो वहाँ पे लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। तो हम इन्हें बोलते हैं लिविंग क्रिस्टल्स या केमिकल्स। उसके बाद क्या, क्यों? क्योंकि उन्हें हम स्टोर भी कर सकते हैं लाइक केमिकल्स। तो ये बेसिक सी बातें थी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन में हमारे मोड्स क्या हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूट्रिशन वाले पार्ट से। तो न्यूट्रिशन जो है वो भाई ज़रूरी है, हमें फूड कंज्यूम करना ज़रूरी है। तो अब उसके बेस पे हम किस तरह से न्यूट्रिशन को बांटते हैं, किस तरह से हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को बांटा है, वो बात करेंगे। हम डिवाइड किया है। जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू यूज देम फॉर मेकिंग एनर्जी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस प्रोसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जो भी हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जो भी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट होने वाले हैं, उन सभी कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो हम खाना खाएंगे, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। और एक हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम जो हैं वो कंज्यूम करेंगे, लेकिन वो एज इट इज़ हमारी बॉडी के अंदर यूज़ नहीं होंगे, उन्हें हमें सिंपलर वन में ब्रेक डाउन करना उनका ज़रूरी होगा। तो वो भी पढ़ेंगे अभी हम आगे कैसे करेंगे उनका ब्रेक डाउन। तो अब हमारे मोड्स क्या है? मतलब कि जैसे कि हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक में, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मतलब कि दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इसका हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसको जरा एक फटाफट रिवाइज करते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। तो क्या ये कौन कौन से होंगे? रिकॉल करो कि वाटर होगा, CO2 होगा, सनलाइट होगी, क्लोरोफिल जो होगा प्लांट के लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद एक ये छोटा सा डायग्राम है, आप लोग देखो ये क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हैं दो, आप याद कर सकते हो इन्हें, कि ग्रीन प्लांट्स और एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर आते हैं, वो जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक डायग्राम है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ने CO2 रिलीज़ की, लाइट एनर्जी जो है वो सन से आई। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे ये प्लांट्स, तो CO2 लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। मतलब अपना खाना बनाने के साथ साथ ये हमें भी हेल्प कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। उसके बाद क्या? लाइट एनर्जी जो है इन्होंने सन से ली, CO2 हमने खुद रिलीज़ की, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके पास क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था, वाटर इन्होंने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे लीव्स के अंदर जो होता है प्लांट, जो लीव्स के अंदर फूड सिंथेसाइज करते हैं और फिर लीव्स से सारी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय द फिलोयम। ओके, ये हो गया।
उसके बाद है कि फोटोसिंथेसिस को अगर मुझे डिफाइन करना है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी है, तो वो क्या होगी? वो होगी, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट CO2 इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सन वाटर। शुगर जो होगा ग्लूकोज बाय रूट, ग्लूकोज होगा, और वाटर बाय रूट्स होगा। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होगी वो होगी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules of water in presence of sunlight and chlorophyll pigment, फॉर्मेशन ऑफ किसकी हो जाएगी? ग्लूकोज की, और 6 molecules ऑफ ऑक्सीजन की। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं, 3 बेसिक इवेंट्स होते हैं। उसमें पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को। उसके बाद क्या होगा? कन्वर्जन होगी लाइट एनर्जी की टू केमिकल एनर्जी में। तीसरा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। आगे समझ में ये पॉइंट्स हैं, रीडिंग को याद कर लेना। जो ये इवेंट्स हैं ना जितने भी, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 by 1 जो है इमीडिएटली हो जाएंगे, नहीं। इन डेजर्ट प्लांट्स के एग्जांपल है हमारी NCERT में कि उसमें CO2 तो एब्जॉर्ब हो जाता है नाइट के टाइम पे, लेकिन जो लाइट और क्लोरोफिल हैं वो अपना काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का डे के टाइम पे। तो आप ये याद रखो। क्लोरोफिल जो है वो क्या है? क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन मतलब टू मेम्ब्रेन्स के अराउंड सराउंडेड है ये 2 मेम्ब्रेन से। ये किस में प्रेजेंट होती है? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, स्पेशली लीव्स में प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। उसके बाद हम एक बेसिक बातें फोटोसिंथेसिस की समझ आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो किस लिए प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि एक्सचेंज करना होता है ऑक्सीजन का और CO2 का। जैसे कि ये हमारी एक स्ट्रक्चर है, बेसिक सी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी किसकी? स्टोमेटा की। कि जो स्टोमेटा होता है ये इसके 2 गार्ड सेल्स होते हैं, और जो दोनों गार्ड सेल्स होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं, और इनके अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स बनाए हैं मैंने, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों की दोनों जो गार्ड सेल्स होती हैं यही रेगुलेट करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। ये है इसकी स्टोमेटल पोर, जहाँ से एक्सचेंज होगा CO2 का और ऑक्सीजन का। यहाँ से क्या होगा? CO2 तो जो है वो इसके अंदर चली जाएगी, और यहाँ से बाहर क्या आएगी? ऑक्सीजन बाहर आएगी। ये बात समझ आई? उसके बाद इसके बारे में छोटी छोटी बातें और हैं कि जो स्टोमेटा होता है ये उस पे लीव्स के लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। टाइनी पोर्स होती हैं, किडनी शेप गार्ड सेल्स होती हैं। एक्सचेंज होता है इसमें गैसेस का, जो क्या है? ऑक्सीजन और CO2। जो एक्सचेंज होगा वो रूट्स और स्टेम के थ्रू भी होता है, लेकिन मेनली हम उसमें लीव्स कंसीडर करते हैं। H2O कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज पोर्स। मतलब कि जो स्टोमेटा होता है, यहाँ से जो प्लांट के अंदर वाटर उसने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया था वो यहीं से लॉस्ट भी हो सकता है, यहाँ से निकल भी सकता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अगर हम लॉस ऑफ वाटर की वो देखें कि लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा हमारा? ट्रांसपीरेशन। ये टर्म ध्यान रखना आप लोग। तो ये मतलब एक तरह से क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे ताकि वाटर भी लॉस ना हो। यहाँ से ये क्लोज हो जाएंगे जब ये यूज़ में नहीं होंगे, जब एक्सचेंज नहीं करना होगा हमें ऑक्सीजन का और CO2 का, तो ये क्लोज हो जाएंगे इस तरह से ताकि पानी ना निकल जाए इनके अंदर से, क्योंकि पानी निकल गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा। सो ये पार्ट कंप्लीट। उसके बाद गार्ड सेल्स की बात मैंने पहले बता दी कि ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये यहाँ तक हमारा पार्ट मोस्टली कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा है अदर मटेरियल्स जो कि ज़रूरी हैं बॉडी उसके प्लांट के बॉडी के लिए, प्लांट की स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए। वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम।
नाइट्रोजन जो होता है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, और ये किस फॉर्म में हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम नहीं सॉरी, प्लांट्स किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं या टेकअप करते हैं, वो है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, NO3 नेगेटिव या फिर NO2 नेगेटिव की फॉर्म में। वो इनऑर्गेनिक फॉर्म होगी, लेकिन वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वो कैसे कब करेंगे, जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइजोम्स में, पी में, वो आगे और भी आएंगी वो चीज़ें बड़े हायर क्लासेस में जब और क्लियर हो जाएंगी। तो अब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रेट, मतलब फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कब होगी, इंक्रीज कब होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है ना, वो हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो वो फैक्टर्स हैं हमारे, 4 फैक्टर्स होते हैं मेनली, लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर। लाइट कैसे, क्योंकि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हमारी सनलाइट का, लाइट का सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है। अब वो कैसे इफेक्ट करती है, 2 तरह से, एक तो इंटेंसिटी और एक ड्यूरेशन। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कैसे, कि भैया वो किस इंटेंसिटी के साथ फॉल हो रही है सरफेस पे या प्लांट बॉडी पे, और ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए हो रही है। जैसे कि रेनी सीजन में, रेनी डे है सपोज, तो उसमें क्या होगा कि सन जो है वो कम आएगा, लेस सनलाइट होगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो लाइट और जो सनलाइट है और वो फोटोसिंथेसिस के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सनलाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, लेकिन सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस तक। ये आगे के केस में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा भाई, ये याद रखना कि अगर टेम्परेचर एक्सीड हो जाए तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। किस दोनों केसेस मैंने लिखे हैं उसको ध्यान से सुनो, कि अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। मतलब जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। वो NCERT के उसमें सिलेबस में नहीं है, 10th क्लास के लेवल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो 11th क्लास में है, और उसमें डार्क और लाइट रिएक्शंस में बात की गई है कि वो वहाँ पे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो उन एंजाइम्स को लो टेम्परेचर पे इनहिबिट कर देगा उनकी एक्टिविटी को, और अगर हायर टेम्परेचर हो गया बहुत ज़्यादा तो इनएक्टिवेशन कोड कर देगा ये एंजाइम्स की। मतलब कि दोनों ही केस जो हैं वो टॉक्सिक हैं, ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा, ना बहुत कम टेम्परेचर पे होगा। तो दोनों, लाइट भी हो गया और टेम्परेचर भी हो गया। अब बात करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% ही प्रेजेंट है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छे से उसको अमाउंट मिलता रहा तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होता रहेगा। लेकिन अगर इसका अमाउंट, इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये टॉक्सिसिटी भी कॉज करेगा प्लांट के लिए। तो मतलब ये भी लिमिटेड अमाउंट में ही ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी भी टॉक्सिसिटी कॉज करने की चांसेस हैं अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो। उसके बाद आ जाएगा वाटर। वाटर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे, लो अगर हमारी वाटर की अमाउंट है तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम देखें ना तो ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हैं, एक चीज़ कम होगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम ही होगा। तो इसमें कैसे कॉज करेगा ये प्रॉब्लम, उसके लिए देखो, अगर शॉर्टेज होगी पानी की तो स्टोमेटा क्या करेंगे, क्लोज रहेंगे, उन्हें क्लोज रहना पड़ेगा ताकि पानी ज़्यादा रिलीज ना हो जाए। तो क्या होगा, इसकी वजह से CO2 भी उसके अंदर नहीं घुस पाएगा, तो एक्सचेंज उसको CO2 चाहिए खाना बनाने के लिए। तो एक तरह से पानी बाहर आने से बचाने के लिए स्टोमेटा क्लोज रहेंगे और CO2 की एंट्री को भी प्रिवेंट करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। तो ये पॉइंट्स थे। उसके बाद एक डायग्राम था NCERT में, ये देख लीजिए आप लोग, कि जो लीफ है उसका एक डायग्राम है, ये लेमिना है,
जैसे कि ये क्या से डायग्राम है, ये इस तरह से लीफ होता है, तो हमने इसको यहाँ से कट करके देखा है ये वाले पार्ट को। ये जो इसका पूरा होता है ना, इसको हम बोलते हैं लैमिना। ये प्लेटफॉर्म होता है, पूरा प्लेटफॉर्म होता है ये लीफ का, जैसे कि लीफ ब्लेड, लैमिना, इसको नाम देते हैं हम। ये क्या करता है, एक तरह से यही वो एरिया है जिस पे पूरे पे रेज पड़ती हैं सन की, और हमें वो ट्रैप किया जाता है सन रेज बाय क्लोरोफिल। ये इसकी बीच वाली होती है, ये बीच वाली होती है इसकी मिड रिब, ये मिड रिब होगी। इसमें से जो वेन्स निकल रही होंगी ये होती है वेन्स। इनमें से भी अगर फर्दर ब्रांचिंग है तो इन्हें हम बोलते हैं वेनलेट्स, वेनलेट्स। अच्छा, हमने एक बात की थी कि जो इसके अंदर दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, फिलोएम एंड जाइलम, जो कि फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इन दोनों को हम कंपाइल करके बोलते हैं वास्कुलर बंडल। तो ये डायग्राम क्लियर है। उसके बाद एक डायग्राम और है उसमें, जिसमें लीफ को ऐसे बीच में से कट करके दिखा रखा है, मतलब उसको थोड़े से पोर्शन को मैग्नीफाई करके। तो देखो क्या होगा, हमने देखा होगा ना कि जो लीफ का अपर पार्ट और लोअर पार्ट होते हैं वो वैक्सी से होते हैं। अपर पार्ट मोस्टली वैक्सी होता है, तो वो किसकी वजह से वैक्सी होता है, क्यूटिकल की वजह से वैक्सी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके क्यूटिकल के बाद एक लेयर प्रेजेंट होती है जो होती है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस हम उसे बोलते हैं। उसके बाद ये सेल्स आएंगी, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, उनके बीच में जो ये है वो एयर स्पेसेस हैं। उसके बाद एक लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस के पास गार्ड सेल्स हैं, यही वो गार्ड सेल्स हैं, यही एक तरह से स्टोमेटा वाला पार्ट है, जिसमें कि गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करेंगी, और CO2 और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है यहाँ पे। आई होप जो मैंने बताने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ आया होगा। और इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक वाला पार्ट आज कंप्लीट हो गया है, कल हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक से, कल हम पिछला रिकॉल नहीं करेंगे, तो वो रिवाइज कर लीजिएगा पहले एक बार। तो ओके, सी यू टुमारो, बाय।